और आपने लोन नहीं उठाया हुआ है क्या कोई? लोन से तो फिर आपका EBITDA टू पैट इतना कम नहीं हो सकता, क्योंकि EBITDA के बाद आता है आपका इंटरेस्ट कॉस्ट, टैक्स दिया आपने गवर्नमेंट को, वो डिप्रिसिएशन, वो सारा आएगा। हम तो बैलेंस शीट तो के नंबर्स जो गलत हमारे लग रहे हैं। आपको नंबर्स में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कोई पर्सन EBITDA का मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड amortization। किसी भी बिजनेस की अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी चेक करनी हो तो EBITDA सबसे सूटेबल मेजर होता है। इसको देख के हमें पता चलता है कि बिजनेस कितने अच्छे से ऑपरेट कर रहा है। EBITDA जितना ज़्यादा हो उतनी एफिशिएंट होती है कंपनी, तो ये हायर द बेटर वाला केस होता है इसमें। तो जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा। तो चलते हैं इसकी स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन पे। जब हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है वो कॉस्ट जो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, वेजेस। रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने में जो फ्रेट मतलब जो किराया हम देते हैं, वो मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस साल में जितनी भी परचेज करी हैं प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, जिसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट, वेजेस, जो रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट में खर्चा है वो कॉस्ट, एक्सेट्रा। जब हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली एवरेज मार्जिन है जो हमने प्रोडक्शन पे गेन किया है डायरेक्टली। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एक प्रोडक्शन लेवल पे कंपनी कितनी एफिशिएंट है वो हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से देख लेते हैं। जब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑफिस के एक्सपेंसेस और माइनस कर देते हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस कर देते हैं, जिसमें से मार्केटिंग कॉस्ट हो गई, हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गई, ऑफिस एक्सपेंसेस में हमारा रेंट हो गया ऑफिस का, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सैलरीज हो गई वर्कर्स को, एक्सेट्रा। तो जब हम ये कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं तो तब हमारा आता है EBITDA। तो इस स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन से हमें ये तो पता चल रहा है, हम ये तो निकाल पा रहे हैं निष्कर्ष की EBITDA ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए मेजर किया जाता है। तो जब भी हमें बिज़नेस की हमें ये देखना हो कि बिज़नेस ऑपरेशनली कैसे रन कर रहा है तो हम EBITDA को देखते हैं। अब जब हम इस EBITDA में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, जो हमारे फिक्स्ड असेट्स पे जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर देते हैं, और एमोटाइजेशन गुडविल पे होता है। जैसे डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट्स पे होता है वैसे ही एमोटाइजेशन गुडविल का होता है। तो जब हम इसमें से एमोटाइजेशन माइनस कर देते हैं तो हमारा आता है EBIT। EBIT मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन। तो ये अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, अब देखो इसमें से हमने डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया जो ऑपरेशन जो वैसे तो फिक्स्ड असेट से रिलेटेड है, एमोटाइजेशन भी माइनस कर दिया। तो अब जो पैसा ये बचा है EBIT जो आया है, इससे हमें क्या दिखने को मिलेगा? इससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इसमें से हमने कंपनी के खर्चे निकाल दिए। तो कंपनी के पास क्या बचा वो प्रॉफिटेबिलिटी हमें पता चल जाएगी EBIT को देख के। जब हम EBIT में से इंटरेस्ट भी घटा देते हैं, जो भी हमने डेट लिया हो, कंपनी ने जितना भी डेट लिया हो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी हटा देते हैं, और फिर हमारा आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन।
जब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में से हम टैक्स भी माइनस कर देते हैं तब हमारा आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स रेट जो होता है वो कंपनी टैक्स होता है। जो भी गवर्नमेंट इम्पोज करती है जो भी गवर्नमेंट इम्पोज करती है कंपनीज़ पे, वो जो टैक्स रेट होता है वो माइनस होता है इसमें से। तो जब हम इस टैक्स को माइनस कर देते हैं तब हमारा आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। ये प्रॉफिट जब हमने इसमें से इंटरेस्ट और टैक्सेशन मतलब कि फाइनेंशियल और टैक्सेशन बर्डन हटा दिया, तो ये जो पैसा बचा है, फाइनल पैसा जो बचा है, ये कंपनी के पास फाइनली जो इन हैंड पैसा होता है, जैसे फॉर रेजिडुअल इनकम है कंपनी की, तो इस कंपनी से हमें क्या पता चलेगा, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन यहाँ यूज़ होता है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए। तो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पहला केस, एक लड़का है राहुल। तो राहुल ने बोरो करे 2 लाख रुपए एट 10% इंटरेस्ट रेट 1 साल के लिए। ये अमाउंट जो इसने 2 लाख रुपए बोरो करे इसने बिजनेस में लगाया और इसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ 15,000 का और टैक्स रेट है हमारा 20%। दूसरा केस सौरभ का, जिसने अपने खुद के पैसे लगाए 2 लाख रुपए और 1 साल में इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18,000 का हुआ। टैक्स रेट है हमारा 20% का। राहुल का जो प्रॉफिट है वो 15,000 का है, वेयर एज सौरभ का प्रॉफिट 18,000 का। तो दोनों में से कौन सा चूज़ करोगे? तो देख के तो यही लग रहा है कि हमें 18,000 चूज़ करना चाहिए। 18,000 क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखते हैं कैसे। तो ये जो प्रॉफिट है जो सौरभ ने कमाया साल के एंड में 18,000 रुपये का, इसमें हम टैक्स को ऐड कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। हम ये उल्टी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो अब हम टैक्स कैसे निकालेंगे कि कितना टैक्स बना होगा? हमारा एक अमाउंट है, उस पर हमने 20% का टैक्स दिया, तो वो अमाउंट कैसे निकालेंगे हमने पहले एबिटा वाली कैलकुलेशन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमने टैक्स को माइनस किया था, फिर हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था, तो ये 18,000 आया था। तो ये जो 18,000 है ये इसकी वैल्यू 80 है, तो अपॉन में 80 डिवाइडेड बाय 80 और हमें 100 की वैल्यू चाहिए, इनटू में 100। बचपन में यूनिट कैलकुलेशन पड़ी थी, ये वही है। तो टैक्स आ गया हमारा 22,500 का। अब इसको ऐड कर देंगे 18,000 में, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 40,500। अब इस 40,500 में जब हम इंटरेस्ट प्लस करेंगे ताकि हमें EBIT मिले, EBIT लाने के लिए हमें इंटरेस्ट ऐड बैक करना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो इंटरेस्ट तो इसमें कुछ है नहीं क्योंकि इन्होंने बोरो किया नहीं था सौरभ भाई साहब ने, तो EBIT हमारा आया 40,500। अब पहले केस पे वापस आते हैं। राहुल का जो प्रॉफिट था वो 15,000 का था। इस 15,000 में जब हम टैक्स प्लस करेंगे तब हमारा आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हम उल्टी कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए ऐड बैक कर रहे हैं। पहले जो हमने माइनस किया था वो अब ऐड करेंगे। पहले जो हमने EBIT में से माइनस किया था वो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्लस करेंगे ताकि वैल्यू पे आए। तो 15,000 जो ये वैल्यू है ये 80 की है, हमें 100 चाहिए, तो 37,500 आ गया। तो जब हमने इसको ऐड किया तो 42,500 हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। इसमें हम इंटरेस्ट प्लस करेंगे
इंटरेस्ट, क्योंकि राहुल ने बोरो किए थे फंड्स 2 लाख रुपए 10% का इंटरेस्ट पे, तो 2 लाख पे 10% का इंटरेस्ट आया 20,000 का। ये जो इंटरेस्ट है हमने ऐड बैक कर दिया, हमारा EBIT आया 62,500। देखो EBIT 62,500 इस केस में, और पहले वाले केस में, दूसरे सौरभ के केस में 40,500। इससे हमें ये पता चलता है कि प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखें, राहुल की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, राहुल ने ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया बिजनेस में। अब हम फर्दर मूव करते हैं। मान लीजिए राहुल ने फिक्स्ड असेट्स कुछ ले रखे थे और अमोर्टाइजेशन हम दोनों की वैल्यू ले लेते हैं, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन से 20,000 रुपये ले लिए, तो एबिटा कितना आया 82,500। दूसरे केस में सौरभ का डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन 30,000 ले लेते हैं, ये हम ज़्यादा ले लेते हैं, दोनों का इक्वल नहीं रखते। हम अगर 30,000 भी ले लेते हैं ना, तब भी सौरभ का 70,500 एबिटा आया, जो कि राहुल के एबिटा से कम है। तो राहुल ने, अगर हमने वैसे भी 30,000 हमने ज़्यादा लिए हैं, तो हम जो राहुल के एबिटा से कम है, तो हम किसको चूज़ करेंगे? हम पहले वाले केस को चूज़ करेंगे जिसमें इंटरेस्ट था। ऐसे पता चलता है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही है, इसलिए एबिटा को हम कंसिडर करते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जब भी हमें कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखनी होती है, इसलिए हम एबिटा को प्रेफर करते हैं। एबिटा ज़्यादा सूटेबल मेजर है।